नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वीडियो री एग्ज़ाम आपका जल्दी होने वाला है, तो वीडियो री एग्ज़ाम से रिलेटेड आज से सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट वाली। जैसा कि आप सभी को पता है, वीडियो के री एग्ज़ाम में 50 नंबर की आपसे हिंदी पूछी जाएगी, 50 नंबर का आपसे जीके पूछा जाएगा और 50 नंबर का आपका रीजनिंग पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम हिंदी की कंप्लीट तैयारी करेंगे और जीके की जो है जीके जीएस की कंप्लीट तैयारी करेंगे आज से। तो 50 नंबर का हर सेट आपका हुआ करेगा, जीके का जीएस का 50 नंबर का सेट, और इसके बाद हिंदी का भी 50 क्वेश्चन आंसर का सेट हम आप तक डेली बेसिस पर पहुँचाया करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है जीके जीएस का। इसमें हम 50 प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को पहले सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा और फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताते चलूँगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। काफ़ी कॉमन सा प्रश्न है, आई होप इसका आंसर सभी लोग देंगे। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो धर्म चक्र प्रवर्तन है यह किस स्थान पर दिया गया था। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ फटाक से। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला भैया? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वाराणसी के सारनाथ में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी बेसिक सा प्रश्न पहला था। तो वाराणसी के सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन से मतलब क्या है? प्रथम उपदेश। इनका जो प्रथम उपदेश था इन्होंने कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को इथनोलॉजी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इथनोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? विभिन्न संस्कृतियों का जो है अध्ययन किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इथनोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसको इंगित करता था? मदद ए मास क्या होता था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मुगल काल था, जो मुगल प्रशासन था, उसमें मदद ए मास क्या हुआ करता था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या हुआ करता था? तो यह जो है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होता था। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। मदद ए मास क्या होता था? तो जो है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त जो भूमि होती थी उसी को मदद ए मास कहा जाता था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है, मतलब आपसे पूछा जा सकता है यह प्रश्न। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं मुगल काल की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप याद रखिएगा, बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, स्थापना की गई थी। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह उसमें क्या परिवर्तन होगा? आपके पास चार ऑप्शन है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा, सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटा दिया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश के व्यय को बढ़ाएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न ये है, कॉमन सा प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया गया था? तो लाहौर का सेशन होता है कांग्रेस का, आपको पता होगा। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है, कांग्रेस का जो लाहौर सेशन होता है 1929 में, इसी में
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और इस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम किसमें थी। 2011 के डेटा की यहाँ पे बात हो रही है, आपको बताना है कि सबसे कम साक्षरता दर किसमें थी। तो न्यूनतम साक्षरता दर सबसे कम थी आपकी बिहार में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में जो है सबसे कम साक्षरता दर थी और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट साक्षरता दर किस राज्य में थी, तो केरल की जो है साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति किस प्रकार की हुआ करती थी। आपसे पूछा जा रहा है कांग्रेस में जो नरम दल के नेता हुआ करते थे, जो नम्र स्वभाव के नेता हुआ करते थे, उनके द्वारा जो आंदोलन की पद्धति अपनाई जाती थी वह किस प्रकार की अपनाई जाती थी। तो इनके द्वारा किस प्रकार की जो है आंदोलन की पद्धति अपनाई जाती थी, तो राजवाम बंद आंदोलन, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। अब इसका मतलब क्या होता है आइए जान लेते हैं। तो कांग्रेस के जो नरम दल के नेता हुआ करते थे, ये जो है आंदोलन के रूप में किसका प्रयोग करते थे, ये नेता जो थे जब प्रार्थना पत्र का प्रयोग करते थे, स्मरण पत्र का प्रयोग किया करते थे, प्रतिवेदन और शिष्टमंडल के द्वारा अंग्रेजी सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाया करते थे। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा, यानी कि विनम्र स्वभाव से अपनी मांग को अंग्रेजों के सामने रखते थे। जैसे प्रार्थना पत्र दे दिया, स्मरण पत्र दे दिया, प्रतिवेदन दे दिया या अपने शिष्टमंडल को अंग्रेजों के पास भेज दिया। इन सभी प्रकारों से ये जो है अंग्रेजों तक अपनी मांग को पहुंचाते थे। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे नरम दल के नेताओं की बात हो रही है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट नरम दल के नेता थे, तो आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नरम दल के इंपॉर्टेंट नेता कौन कौन हुआ करते थे, ये आप जवाब कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद उत्तर प्रदेश का कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो वाराणसी है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संसदीय क्षेत्र है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार यह सबसे छोटा जनपद है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रांतिकारी आंदोलन का यह प्रथम चरण है जब इसके ऊपर इसकी हत्या का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा 1908 में। आप याद देखिएगा, अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या का असफल प्रयास किया। तो 1908 में यह असफल प्रयास किया गया था। इसी कांड के बाद खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दे दी गई और जो प्रफुल्ल चाकी थे इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। मुंडा जनजाति जो है अधिकांशतः कहाँ बसती है, आपसे पूछा जा रहा है मुंडा जनजाति का निवास कहाँ पर है अधिकांशतः। तो मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः जो है झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बसी हुई है। तो आप इसे याद रखिएगा, झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। समुद्री जल की लवणता घटती है जब, मतलब समुद्र जल की जो लवणता है, जो सैलिनिटी है, यह कब घटती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, समुद्री जल की लवणता कब घटेगी, जब उसमें एडिशनल पानी कहीं से आएगा, फ्रेश वाटर कहीं से आएगा। तो अधिक वर्षा जब होती है उस परिस्थिति में समुद्री जल की जो लवणता है वह घटती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। 1942 के आंदोलन से मतलब यहाँ पे क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन की यहाँ पे बात हो रही है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो अब आप बताइए कि 1942 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मॉडर्न हिस्ट्री का है। तो मैं आपको पूरी टाइमलाइन बता देता हूँ। तो जिस दिन ऑफिशियल रूप से 9 अगस्त को जो है जब यह आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, तो 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन
जीरो आवर के तहत जो है जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर थे इंडिया के, फ्रीडम फाइटर थे, उनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। तो आप याद देखिएगा 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत समस्त इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स को गिरफ्तार करके विभिन्न अलग अलग जगहों में कैद कर दिया था, जिनमें से गांधी जी को जो है, महात्मा गांधी को कहाँ पर कैद किया था, पकड़कर, तो महात्मा गांधी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा जाता है। कहाँ पर? तो आगा खां पैलेस, जो कि आपको पुणे मिलेगा, आगा खां पैलेस में रखा जाता है। फिर इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया को गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में रखा जाता है। वहीं राजेंद्र प्रसाद को पटना की जेल में, कहाँ पर? तो राजेंद्र प्रसाद को पटना की जेल में, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद को पटना की जेल में रखा जाता है। और इसके बाद जो जयप्रकाश नारायण थे, इनको गिरफ्तार करके हजारीबाग की सेंट्रल जेल में रखा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे पटना तो ऑप्शन में आपका है नहीं, तो पटना की जेल का क्या नाम था? तो पटना की जेल का नाम था बांकीपुर जेल। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरी टाइमलाइन मैंने आपको बता दी है, आप याद कर लीजिएगा। पटना के बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ओजोन परत क्या बताती है? ओजोन परत की स्थिति आपसे यहाँ पे पूछी गई है कि कहाँ पर मिलेगी। तो सामान्यतः ओजोन परत आपको मिलेगी समताप मंडल में। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा, ओजोन परत की अवस्थिति आपको मिलेगी समताप मंडल में 15 से लेके 35 किलोमीटर तक। तो आप इसे याद देखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 15 से 35 के बीच में आपका क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओजोन परत हमारी किस प्रकार से रक्षा करती है? तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे जो है ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। तो आप इसे याद रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस आपका कब मनाया था? 16 सितंबर का जो दिन होता है भारत में ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हुमायूं के द्वारा 4 फेमस युद्ध लड़े गए थे। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सही क्रम में है। हुमायूं के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे 4 फेमस, इसमें से कौन सही क्रम में है, इसको आपको बताना है। फटाक से इसका जवाब दीजिएगा। ये चारों युद्ध जो हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ हुमायूं के द्वारा कौन कौन से फेमस युद्ध लड़े गए हैं क्रम के अनुसार। तो हुमायूं के द्वारा पहला युद्ध आपका क्या हो जाएगा? तो हुमायूं के द्वारा जो है पहला युद्ध लड़ा गया देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध आपका 1532 में हुमायूं लड़ता है। इसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध होता है। फिर चौसा के युद्ध के बाद कन्नौज का युद्ध कब होता है? तो कन्नौज को हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध था यह 1540 में होता है, शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है, आपको पता होगा। फिर इसके बाद सरहिंद का युद्ध होता है। तो ये चीज़ भी आप याद देखिएगा, सरहिंद का युद्ध आपका 1555 ईस्वी में होता है। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा। तो सही क्रम आपका क्या हो जाएगा? देवरा पहले होता है 1532 में, फिर चौसा का युद्ध होता है 1539 में, फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब होता है? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है, और उसके बाद सरहिंद का जो युद्ध है यह 1555 में होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पे 2011 के डेटा की बात हो रही है आपसे। तो 2011 के डेटा के अनुसार भारत में सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति वाला राज्य है आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति आपको सर्वाधिक मिलेगी उत्तर प्रदेश में 2011 के डेटा के अनुसार, 2011 के जनसंख्या के जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वे कौन से हैं? भारत की 1/4 से अधिक जो नगरीय जनसंख्या किन 2 राज्यों में निवास करती है? तो आप याद रखिएगा, ये 2 राज्य आपके हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की 1/4 से अधिक जो नगरीय जनसंख्या है इन 2 राज्यों में आपको देखने को मिल जाएगी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे है, पहला राज्य है जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे?
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है उग्रवादी नेता थे, आप याद देखिएगा, ये जो है उग्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। तथा तिलक का निधन कब होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि तिलक का जो निधन है किस दिन हो जाता है। तो जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, और इसी असहयोग आंदोलन के स्टार्टिंग के दिन ही तिलक का निधन भी हो जाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा कि किस दिन तिलक का निधन हुआ था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न इनके बारे में। इसके बाद तिलक के द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट उत्सव की भी शुरुआत की गई थी, जैसे इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की थी, ये भी आप याद देखिएगा। 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके अलावा 1895 ईस्वी में जो है 1895 ईस्वी में इन्होंने शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत की थी। किसके द्वारा ये दोनों उत्सव स्टार्ट किए गए थे, तो तिलक के द्वारा। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, संसार का जो सर्वाधिक नगरीकृत देश है वो कौन सा है, तो आप याद देखिएगा संसार का जो सर्वाधिक नगरीकृत देश है वह आपको मिलेगा ऑप्शन के अनुसार सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंगापुर ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है भैया, तो यह आपको मिलेगी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अलावा आपको मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में भील जनजाति देखने को मिल जाती है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, रेजिग्नेशन लेटर जो होता है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसको देता है, तो राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को, यानी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, तो कितनी भाषाएं हैं भैया, तो आप याद देखिएगा 22 भाषाएं। ये 22 भाषाएं आपको किस अनुसूची में मिलेंगी, आप जवाब हमें देंगे कि किस शेड्यूल में, किस अनुसूची में इन 22 भाषाओं को रखा गया, ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया था, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का जो डिसीजन है, जो निर्णय है, यह किस दिन लिया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस ने जो है इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी कारण से जो संविधान है उसको 26 जनवरी के दिन लागू करने का डिसीजन लिया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला इसमें से कौन सी है, इसमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की है आपको बताना है। तो इसमें से आल्प्स पर्वत जो है आपको मिलेगी यूरोप में, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आल्प्स पर्वत जो है आपको यूरोप में मिलेगी, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो रॉकी पर्वत है आपको कहाँ पर मिलेगी, तो रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में आपको मिलेगी रॉकी पर्वत, और दक्षिणी अमेरिका में आपको एंडीज मिलेगा, और हिमालय आपको इंडिया में मिलेगा, एशिया में मिलेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो किसके द्वारा यह कहा गया था, तो आप याद रखिएगा। यह कहा गया था आधुनिक भारत का मंदिर आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के द्वारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, जो पादप जो पौधे चट्टान पर उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो चट्टान पर उगने वाले जो पादप होते हैं इनको शैलोदभिद कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। चट्टान पर उगने वाले पादप को हम शैलोदभिद के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने वाला उपकरण इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर आपका होने वाला है हाइग्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विरंजक चूर्ण के लिए इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलेय होता है, यह कथन जो है आपका असत्य है, बाकी आपका सही दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण जो हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, यह ऑक्सीकारक होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करते हैं, तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन ए वाला आपका गलत दिया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से जो है रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पिच ब्लेंड से जो है रेडियम आपका प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पिच ब्लेंड से। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, आई होप आंसर सभी लोग देंगे इसका। तो सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में आवश्यकता होती है? आपको बताना है। खून के जमने में खून का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विटामिन के। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, मैग्नीशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आम की बीज रहित प्रजाति क्या कहलाती है? आम की जो बीज रहित प्रजाति है वह क्या कहलाती है? तो ऑप्शन डी, सिंधु जो होती है आम की बीज रहित प्रजाति होती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? इसमें से कौन मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी, कृंतक जो होता है यह मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं होता है, बाकी तीनों जो है आपके अवशेषी अंग होते हैं। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा, कृंतक जो होता है यह मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं होता है। तो इस चीज़ आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, बाकी सब आपके अवशेषी अंग हैं मनुष्य के। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है 135वां, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर निर्मित है? किस नदी पर निर्मित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बेतवा रिवर पर, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर आपको मिलेगा रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पीत क्रांति किससे संबंधित है? किसके उत्पादन से संबंधित है पीत क्रांति? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो तिलहन के उत्पादन से। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से संबंधित है आपकी पीत क्रांति। तो ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल्टिक राष्ट्र नहीं है, बाल्टिक नेशन नहीं है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर की कौन सा बाल्टिक नेशन नहीं है। तो लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये तीन जो आपके होते हैं बाल्टिक नेशन होते हैं। तो इसमें से स्लोवाकिया जो है आपका बाल्टिक नेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, स्लोवाकिया जो है बाल्टिक नेशन नहीं है। बाकी ये तीनों जो है आपके लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया को मिला के हम बाल्टिक नेशन कहते हैं। किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार के कंप्यूटर जो हैं उसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है इनका उपयोग जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? इसमें से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायोगैस, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बायोगैस से आप शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, पावर भी प्राप्त कर सकते हैं, और जो है आप
खाद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप पता कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाता है? किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं वहन क्षमता, यानी कि ऑप्शन आपका सी, यहाँ ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की वह संख्या जिसे पर्यावरण समर्थन करता है उसको हम वहन क्षमता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो इसमें से ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस मानी जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा गया, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, सबसे ज़्यादा पूछा गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, हरित गृह प्रभाव के लिए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपकी आपकी जो मीथेन है वह भी आपकी मीथेन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से होता है? निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप याद रखिएगा, नरोरा से। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बुलंदशहर में मिलेगा आपको नरोरा, यहीं से निचली गंगा नहर का उद्गम होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा किस वर्ष में घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था किस वर्ष में? तो 1989 में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1989 में जो है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य इसमें से कौन सा है? तो धोबिया, राई, सायरा, ये तीनों जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। धोबिया, राई, सायरा, ये जो हैं तीनों उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध किससे है? एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध किससे है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एयरलाइंस स्वर्ण कप यानी कि गोल्ड कप संबंधित होता है फुटबॉल से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फुटबॉल से। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत थी? तो 48%। आप याद देखिएगा, कुल आबादी में भारत में 48% महिलाएं थी। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा, 48%। मासमई गुफा में जियोरिसिया मास्मइसिन्स नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति खोजी गई है। तो यह गुफा आपको किस राज्य में मिलेगी आपसे पूछा जा रहा है? जो मासमई गुफा है यह किस राज्य में आपको मिलेगी? तो मेघालय में मिलेगी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, मेघालय में मिलेगी। तथा यहीं पे एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति खोजी गई है। हाल ही में किस तिथि को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आयोडीन अल्पता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 21 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 अक्टूबर को। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो यह काफ़ी पुरानी योजना है, तो पुरानी स्कीम्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह पहला सेट था वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स।